हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी। ठीक है, देखो इससे पहले बता दें कि हमने क्या क्या अभी तक कवर कर रखा है और हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर बात करें तो देखो हमने हिस्ट्री पढ़ रखी पूरी, क्लास 6 की, क्लास 7th की और क्लास 8th की। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में देखो क्लास 6 के हम हिस्ट्री एनसीईआरटी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री हमने क्लास 6, 7, 8 तीनों पढ़ रखा है। उसके साथ बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी हमने क्लास 6 की पढ़ रखी और आज हम चालू कर रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है। ठीक है, तो कितने काम हम पहले कर चुके हैं एनसीईआरटी का। जिन्होंने जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो या पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जाके देखिएगा। जो अगर ज्योग्राफी अभी से चालू करो तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा रहेगा आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। ठीक है, देखो आप मैंने एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़ाया कि जितना इसमें दे रखा उतना ही पढ़ाया हो। मैंने ये कोशिश की कि जो 9th 10th में एनसीईआरटी में दे रखा है ना, वो चीज़ें भी मैंने इसमें कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दूँ, क्योंकि जब हम 9th 10th के एनसीईआरटी पे आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ में आए। तो देखो आज से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का मतलब बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो क्लास 7th की आप ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद क्या करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? पर्यावरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट। अब पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण से अगर मैं सिंपल सा डिफिनेशन पूछूं, आपको किताबी हो एक आपके लैंग्वेज में बोलता हूँ, किताबी कीड़ा नहीं बनना है आपने। ठीक है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है चीज़ों को। अगर सिंपल आंसर लिख के आएंगे आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नंबर मिल जाएगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं करना है कि रट के लिखना है। अगर रट के लिखेंगे तो देखो आप जितने लोग वहाँ पे आंसर लिखेंगे सारे अगर रट के लिखेंगे तो नंबर सबको नहीं मिलेगा ना। तो आपको कुछ अलग करना है, कुछ अलग सोचना है। तो इसके आप क्या तरीके हैं? सबसे पहले आप सोचोगे पर्यावरण से अगर आपसे खुद से परिभाषा बनानी हो तो आप क्या बनाओगे? पर्यावरण का सिंपल सा मतलब है आपके चारों ओर जितनी चीज़ें हैं क्या है, वो पर्यावरण का पार्ट ही तो है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक जीवित प्राणी के चारों ओर जो चीज़ें पाई जाती हैं प्रकृति में, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। अगर इसको भाषा में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपल सा कह सकते हैं कि एक जीवित प्राणी के चारों तरफ पाए जाने वाले भौतिक, ठीक है, भौतिक, रासायनिक, जीवित और अजीवित, सजीव और निर्जीव जितनी चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से हम भाषा लिखेंगे, इसको सिंपल सी चीज़ें सब कोशिश करेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो देखो हमने पर्यावरण समझ लिया कि पर्यावरण क्या है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखो अब पर्यावरण भी कई टाइप के होते हैं। पर्यावरण कैसे होते हैं? देखो एक तो होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला देखो हमने पढ़ लिया, ये चैप्टर ही इसका नाम ही है पर्यावरण। पर्यावरण मैंने बता दिया क्या कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाई जाने वाली, ठीक है, सजीव तथा निर्जीव, या आप ऐसे कह सकते हो या तो सिंपल से ऐसा कह सकते हो कि एक जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक, ठीक है, और रासायनिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो पर्यावरण कहलाती हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि एक जीवित प्राणी के आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है, पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर एग्जांपल में लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आपको याद रखना है तो सिंपल से याद रखिएगा कि एक जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक, रासायनिक जितनी भी अभिक्रियाएं होती है वो पर्यावरण होता है या पर्यावरण कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? आप एक बार सोच के बताइए, क्या पौधे प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आएंगे? हाँ आएंगे। मैंने एक चीज़ अभी यही डिफिनेशन में बताई आपको कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जितने भी भौतिक क्रियाएं हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो पर्यावरण कहलाती है। देखो मैं एक पर्यावरण की परिभाषा इतनी बार बोल दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। तो सिंपल से फिर से याद रखिएगा, भौतिक पर्यावरण क्या होता है आपका? पर्यावरण वह होता है, ठीक है, जो हम एक सजीव प्राणी के चारों ओर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो पर्यावरण का पार्ट होता है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। तो देखो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? क्या मैं बात करूँ पौधे पर्यावरण है, पेड़ पर्यावरण है? जी हाँ, पर्यावरण है। तो अगर हम कहेंगे इसको, अगर डिफिनेशन हम देना चाहें तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं इसको प्राकृतिक पर्यावरण में कि प्राकृतिक पर्यावरण सजीव और निर्जीव दोनों हो सकते हैं। हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्यों? पर्वत आपने तो नहीं बनाया, ठीक है, पर्वत क्या है? पर्वत नेचुरल बना हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि प्राकृतिक पर्यावरण उससे कहते हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ये प्रकृति में पहले से ही पाए जाते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं पर्यावरण में पहले से पाए जाते हैं, मानव निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसको नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं वो क्या है? आपके क्या है, पर्यावरण में पहले से ही क्या है,
विद्यमान है, ठीक है, पहले से विद्यमान है, उसको अलग से हमने क्या किया, बनाया नहीं है। तो आप इसको सिंपल से कहोगे, अगर प्राकृतिक पर्यावरण की परिभाषा पूछा जाए तो आप सिंपल से इसमें कहोगे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। बस इतना सिंपल से याद रखिएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए क्या, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे क्या करते हैं, मिलकर, मैं अगर ऐसे बनाऊं तो सारे जब मिल जाएंगे, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है, मिलकर क्या करते हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा। और भौतिक पर्यावरण की अगर बात करूं मैं, अगर भौतिक पर्यावरण की भी बात करें तो देखो भौतिक पर्यावरण में क्या आ जाएगा, ये प्राकृतिक में तो सारे आ जाएंगे, लेकिन भौतिक पर्यावरण की बात करते हैं भूमि आ जाएगा, लेकिन उसमें हम क्या कहते हैं, सजीव को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है, अलग केस है, बट उसको हम बाद में पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण हमने पढ़ लिया। अब देखो एक पर्यावरण और होता है क्या, मानव निर्मित पर्यावरण, जिसको हम बोलते हैं कि मानव निर्मित पर्यावरण जो होता है, जैसे हम घर, मकान, ये सारे बना रहे हैं, ये भी क्या है, आपके इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। तो आप ये भी कह सकते हैं जो मानव निर्मित पर्यावरण होता है वो क्या होते हैं, भवन, भूमि, सड़क, रेल, ये जितनी भी चीज़ें हमारी क्या है, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। तो आपसे अगर कभी पूछ दिया जाए मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, तो उसमें आप क्या करोगे, डिफरेंस कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो कुछ टर्म और हैं, हम वो भी पढ़ लेते हैं। बात करते हैं देखो, अच्छा पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो आप याद रखिएगा, इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं दोस्तों 5 जून को, ठीक है, 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। आप ये टर्म याद रखिएगा। इसमें एक टर्म और आता है, वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय। मैंने आपको बहुत बार, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है बट यहाँ पे यूज हुआ था इस एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बताने की सोच रहा हूँ आपको। वस्तु विनिमय का सिंपल सा मतलब होता है कि देखो वस्तु, अगर आप वर्ड को तोड़ोगे, अगर कोई चीज़ आपको नहीं है तो वर्ड्स को तोड़िए, ठीक है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन करना। वस्तु का मतलब क्या होता है, सामान का, सामानों का लेन देन करना ही क्या कहता है, वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। तो सपोज करो आपके पास गेहूँ था, कुछ भी हो सकता है, आपके पास एप्पल फ़ोन हो सकता है, ठीक है, इसके पास गेहूँ था, इसके पास एप्पल का आईफोन था, ठीक है, इसके पास आईफोन था। अब क्या हुआ, ये भाई साहब जो किसान थे उनको चाहिए था क्या, एप्पल। और जो एप्पल वाला आदमी था उसके पास रोटी नहीं था, खाने के लिए गेहूं वगैरह नहीं था। वो सोचता था यार कहीं से गेहूं मिल जाए तो मैं क्या करूँ, उसको पिसवाना ही बोलते हैं ना, उसको क्या करके हम उसका आटा फ्लोर बना के अपना रोटी खाया करें। तो इसने क्या कहा, जो गेहूँ वाला आदमी था, ठीक है, ये गेहूँ वाले भाई साहब थे और ये एप्पल वाला पर्सन था, ठीक है। तो ये इससे बोलता है पर्सन कि अपना एप्पल का आईफोन दोगे तो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तो ये बोलता ठीक है, जितने का एप्पल है कितने का है, मान लेते हैं 70,000 का। तो ये कहता है कि देखो ये है मेरा 70,000 रुपये का, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, पैसे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि तुम्हें ये 70,000 का फ़ोन देता हूँ, तुम मुझे क्या कर दो, 70,000 का गेहूँ दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने पैसे के एवज में क्या किया, वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया। मतलब एक वस्तु इसको जरूरत थी एप्पल आईफोन की, तो इसने क्या किया, एप्पल आईफोन इससे खरीद लिया। इसको जरूरत है गेहूं की, तो इसने क्या किया, गेहूं खरीद लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आप ये चीज़ एक टर्म से भी याद रखिएगा, ठीक है, आपको हर जगह ये काम आएगा। तो ये कई बार आया था तो मैंने सोचा आपको ये बता दूँ। अब देखो एक टर्म्स आता है परितंत्र, तो हम परितंत्र भी समझेंगे। देखो परितंत्र क्या होता है, देखो परितंत्र क्या होता है। परितंत्र दोस्तों अगर बात करें हम, परितंत्र, ठीक है, परितंत्र में बात करें तो देखो जितने मैंने अभी आपको टर्म्स पढ़ाए ना, जैसे पर्यावरण का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि तो पर्यावरण भी 2 तरीके के हो जाते हैं, एक तो भौतिक पर्यावरण, एक आपका प्राकृतिक पर्यावरण, उसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण। ये सारा अगर मिला दो आप तो उसको बोलते हैं परितंत्र, ठीक है। एक समस्त, ऐसे अगर डिफिनेशन की बात करूँ अगर मैं, तो आप कह सकते हो ऐसे कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्लस क्या करते हैं, पर्यावरण के साथ क्रियाएं करते हैं। आप ऐसे सिंपल से कह सकते हो कि वह समस्त भौगोलिक स्थिति जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे एक साथ मिलकर रहते हैं और पर्यावरण के साथ आप रासायनिक क्रिया कहते हैं, भौतिक क्रिया कहते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका परितंत्र कहलाता है,
ठीक है। तो आप ये टर्म्स याद रखिएगा, इसको परितंत्र क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा, बस लेमन लैंग्वेज याद रखिएगा, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण के साथ भी मिलकर उसके साथ भौतिक रासायनिक जितनी भी क्रियाएं होती है वो करते हैं। या ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर और मैं कहूँ तो ये समझ लो कि परितंत्र क्या आता है, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण का सम्मिलित स्वरूप ही क्या है, आपका परितंत्र है। तो आप ऐसे भी इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब पर्यावरण के देखो घटक की बात करते हैं। तो देखो पर्यावरण के घटक मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से पर्यावरण के घटक होंगे। यहाँ आपको ये भी समझने की जरूरत है, तो आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक तो हमने बता दिया प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक घटक ये होगा। एक मैंने बताया आपको मानव निर्मित, ठीक है। एक आपका प्राकृतिक हो गया, एक मानव निर्मित हो गया आपका, और एक आपका हो गया आपका, ठीक है, मानव कह सकते हैं आप, ठीक है, मानव निर्मित ही कह सकते हैं इसको हम। वैसे अगर कहो तो आप मानव को भी हम क्या कर सकते हैं, एक पर्यावरण का पार्ट कह सकते हैं। अलग से अगर इसको हम करना चाहें तो अलग से, नहीं तो इसमें भी प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आ सकता है मानव। तो आप इसमें कह सकते हो मानव, यहाँ पे अलग से ले लो आप। क्यों? क्योंकि देखो पृथ्वी अगर देखोगे तो इसमें एक बहुत ही बड़ा भाग क्या करता है, मानव इसमें कंट्रीब्यूट करता है। जैसे बात करें, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये सपोज करो एक व्यक्ति था, फिर इसके परिवार होंगे, परिवार में कितने सारे लोग होंगे, कई सारे होंगे ना, इसके परिवार में कई सारे लोग हुए। एक व्यक्ति हो गया, इसके परिवार हो गया, परिवार के बाद समुदाय हो जाएंगे, राइट, इसमें ढेर सारे लोग क्या हो जाएंगे, समुदाय में हो जाएंगे, ऐसे ढेर सारे हो जाएंगे समुदाय में, ठीक है। अगर मैं परिवार की बात करूँ समुदाय में तो क्या हो सकते हैं, ढेर सारे लोग हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे इसमें ना, मतलब अनगिनत लोग हो सकते हैं। उसका समुदाय के बाद क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो एक व्यक्ति हो गया, यहाँ पे परिवार हो गया, दिख नहीं रहा होगा तभी मैं लिख बताते चल रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति हो गया, परिवार हो गया, समुदाय हो गया, समुदाय के आगे गांव आ जाता है, गांव के बाद आते मोहल्ले आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक राज्य का, एक डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद एक राज्य का कॉन्सेप्ट आता है, राज्य के बाद एक देश का कॉन्सेप्ट आता है, देश के बाद एक महाद्वीप का कॉन्सेप्ट आता है, फिर संसार का कॉन्सेप्ट आता है, फिर पृथ्वी का कॉन्सेप्ट आता है, फिर ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऐसे आप देखोगे तो मानव भी क्या है, एक पर्यावरण का पार्ट है और बहुत ही बड़ा पार्ट है, ठीक है। अब मानव निर्मित चीज़ें क्या हैं, सड़क, रेल, मकान, ये क्या है, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। इसको पर्यावरण ही कहेंगे, भौतिक पर्यावरण है लेकिन ये क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। तो आप ये टर्म्स भी याद रखिएगा। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण मैंने बता दिया, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सारे क्या हैं आपके प्राकृतिक पर्यावरण है। देखो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, एक वो जो जीवी मतलब सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं। तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखो मानव निर्मित पर्यावरण सजीव निर्जीव नहीं होता, आप ये चीज़ रखिए, मानव निर्मित पर्यावरण सजीव निर्जीव नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सड़क बनाए तो क्या हो, प्रकृति के साथ सांस लेना चालू कर दो, ऐसा नहीं होता। पेड़ पौधे लगाना अलग चीज़ है, पेड़ पौधे आप लगा रहे हो तो प्राकृतिक हो गया ना, ठीक है, प्रकृति के दिन, प्रकृति की वजह से ही बढ़ रहा है, हमारा उसमें बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा लगा दिया इतना ही कंट्रीब्यूशन है, बट हमारा बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सन की रेज आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, अपना प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं करती हैं, धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, वो सारा प्रकृति के द्वारा होता है, हमारे द्वारा नहीं होता वो चीज़। अब बात करते हैं, देखो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण होता है, तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक सजीव, एक जिसको हम निर्जीव बोलते हैं। तो आप ये टर्म भी याद रखिए, सजीव निर्जीव दो तरीके के क्या होते हैं पर्यावरण होता है। सजीव की बात करते हैं तो इसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे आपके सजीव पर्यावरण आ जाते हैं। निर्जीव की बात करें तो पठार, पर्वत, मैदान, ये क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे आपके निर्जीव हैं, मतलब जिसमें जान नहीं हो। निर्जीव का मतलब सिंपल सा अगर समझाऊं मैं आपको तो जिसमें जान नहीं होता उसको हम निर्जीव बोलते हैं, ठीक है। जीव अगर संधि विच्छेद करो ना, देखो जीव, जीव मतलब एक प्राणी चीज होगी, ठीक है, जिसमें क्या जीवन है ही नहीं तो वह निर्जीव हो जाता है। सजीव, सजीव मतलब जिसमें कुछ जान है, जीव वो ऐसा है जिसमें स है, मतलब स मतलब उसमें जान है। वैसे पेड़ पौधे इसमें अपने खुद की जान होती है, अगर पेड़ काट दो नीचे से तो हरा भरा पेड़ क्या होता है, सूख जाता है। तो आप सजीव निर्जीव का भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो मैंने देखो अभी तक क्या क्या आपको पढ़ाया, मैं एक बार फ्री से ब्रीफ करता हूँ, बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। मैंने बताया पर्यावरण किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि पर्यावरण वह है जो क्या है कि एक सजीव प्राणी के, एक सजीव प्राणी या जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक स्वरूपों को या प्राकृतिक स्वरूपों को हम पर्यावरण कहते हैं। बस इतना याद रखिए, इतना लिखेंगे तब भी आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। अब इसके घटक की बात करें, पर्यावरण घटक तो मैंने बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण है, मानव निर्मित पर्यावरण है और एक मानव है। मानव एक क्या है, पर्यावरण का पार्ट है।
अब एक हम बात करते हैं परिसिस्टम या इकोसिस्टम जिसको बात करते हैं, ठीक है, सिस्टम की बात करते हैं। तो वो क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, मतलब ये सारे के सारे जीवधारी, ठीक है, एक साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, प्लस उसके साथ साथ पर्यावरण के साथ भी क्या करते हैं ये लोग, भौतिक रासायनिक क्रियाएं करते हैं। वो क्या होता है, परितंत्र होता है। तो मैंने आपको परितंत्र बता दिया, ठीक है। उसके आगे मैंने बताया प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, सजीव निर्जीव होते हैं इसमें, ठीक है। अगर प्राकृतिक पर्यावरण की परिभाषा पूछे तो आप पेड़ पौधे पर्वत पठार मैदान ये सारे क्या है, आपका एक प्राकृतिक पर्यावरण है। अब उसके बाद करते हैं इसमें दो टाइप होते हैं, पहला सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीव में मैंने बता दिया पेड़ पौधे आते हैं, निर्जीव में आपका पर्वत पठार मैदान आता है। मानव निर्मित मैंने बता दिया रेल, सड़क, मकान, पतंग, ठीक है, ये बोर्ड, ये पेन, ये मार्कर, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे आपका भौतिक मानव निर्मित पर्यावरण है। ये भी पर्यावरण का क्या है, पार्ट है। उसके मानव को मैंने बता दिया, एक मानव है तब भी वो पर्यावरण का पार्ट है, एक परिवार है तब भी है, एक समुदाय है तब भी है, एक गांव है तब भी है, एक जिला है तब भी है, एक गांव है तब भी, एक शहर है तब भी है। तो सारे लोग ये हैं पर्यावरण के आपके पार्ट हैं। तो देखो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आगे बात करते हैं, 3 चीज़ और हम पढ़ते हैं। एक वर्ड आता है दोस्तों स्थल मंडल, ठीक है, एक टर्म्स आएगा आपको स्थल मंडल। 3 के 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्थल मंडल पहला, दूसरा आपका आता है जल मंडल, तीसरा आता है आपका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, उसके बाद आता है आपका जैव मंडल, ठीक है। एक एक करके हम ये तीनों टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं। बस इस वाले चैप्टर में दोस्तों ये चार टॉपिक और रह गए हैं, मतलब 4 ये टर्म्स रह गए हैं। यह समझने के बाद ये चैप्टर पहला समाप्त हो जाता है। दूसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे, ठीक है, देखो वो थोड़ा सा बड़ा है और देखो चट्टानों के बारे में पढ़ना है। तो देखो इसमें भी थोड़ी चट्टानों के बारे में दे रखा है, बट इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा डिटेल से हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो अब उसके बाद बात करते हैं स्थल मंडल की। देखो स्थल मंडल क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि देखो स्थल मंडल सिंपल सा अगर मैं बताऊं, जिस जमीन पे आप रहते हो वो क्या है, स्थल है। तो जो जितनी आप भौतिक रूप से देख पा रहे हो, जितनी जमीन है दूर दूर तक जितना भी देख पा रहे हो, वो पूरा क्या है, स्थल मंडल है। मंडल मतलब क्या होता है, बहुत एकदम फैला हुआ साम्राज्य कह सकते हो। एक फैला हुआ साम्राज्य को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का वह भाग जो एक क्या है, उसको हम परपटी बोलते हैं या परत बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी का वह परत जो क्या है, जिसमें मानव रहते हैं या समुदाय रहते हैं या प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं या थल समूहों पर, उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अगर किताबी परिभाषा की बात करूँ, देखो किताब में ऐसे दे रखा है कि पृथ्वी की ठोस परत या कठोर परत के ऊपर को स्थल मंडल कहते हैं। बस इतना सिंपल से दे रखा है। तो स्थल मंडल के अगर मैं सिंपल देखो समझाने की भाषा में अगर बोलूँ कि स्थल मंडल क्या है, मैंने सिंपल से बताया कि पृथ्वी की परत के, ठीक है, पृथ्वी की अगर ये परत है, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, आप क्या कह सकते हो, ये स्थल मंडल है, ठीक है। स्थल मंडल के ऊपर ही पाई जाती हैं। तो आप ये सिंपल सा ये है कि पृथ्वी की परत, ठीक है, इस तरह याद रखिएगा, पृथ्वी की परत के ऊपर के जगह को आप स्थल मंडल कहते हो। ऐसे क्या लिख सकते हो आपको, ठीक है, पृथ्वी की परत के ऊपर के स्थान को स्थल मंडल कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल मैं बोलूँ, एग्जाम्पल क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, ये क्या है, ये सारे क्या है आपके स्थल मंडल है। स्थल मंडल समुद्र में भी होता है, लेकिन क्या है, आप अगर बनाओ ऐसे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो देखो आप ऐसे पहाड़ बना लिए, पहाड़ के बाद क्या ऐसे पठार आ गया, पठार के बाद आ गया मैदान आ गया, मैदान के बाद ऐसे जब नीचे जाओगे तो ये समुद्र का मैं मानता हूँ ये पूरा समुद्र है। तो यहाँ भी तो देखो ये परत है ना, ठीक है, ये भी परत कहलाएगा आपका। तो जल के अंदर भी क्या है, एक परत है, जल के अंदर भी एक परत है। आप ये टर्म्स भी क्या करिएगा, याद रखिएगा, जल के अंदर भी एक परत है, ठीक है। स्थल मंडल की परिभाषा हमने देख ली। अब बात करते हैं आपका जल मंडल की। तो देखो जल मंडल की परिभाषा अगर मैं सिंपल से बोलूँ दोस्तों, तो जल मंडल की परिभाषा हो जाती है आपका, एक मिनट, जल मंडल की परिभाषा में अगर बोलूं तो आप सिंपल से कह सकते हो कि जल के क्षेत्र को, ठीक है, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। बस सिंपल से इतना ही, ठीक है, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। बस इतना याद रखिए, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। मतलब जल का छोटा सा भाग है या बड़ा भाग है वो जल मंडल हो गया। समुद्र एक बड़ा भाग है तो क्या है, वो बहुत ही बड़ा जल मंडल हो गया, ठीक है। तो जल का मतलब क्या है, जल,
ठीक है। मंडल का मैंने बता दिया एक पूरा फैला हुआ आपका भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपका जल मंडल का मतलब बहुत ही बड़े भाग में, हम कहते हैं ना ये मंडल में, मतलब मंडल मतलब जिले जैसा होता है ना, एक बड़ा सा भाग, तो उसको मंडल का मतलब होता है बड़ा भाग। वायुमंडल एक बहुत ही बड़ा विशाल भाग। अब वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में जैसे पृथ्वी में क्या है कि बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो गैसों के स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। तो स्थल मंडल हमने पढ़ लिया, जल मंडल पढ़ लिया। अब बात करते हैं वायुमंडल की। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जो वायु की परतें हैं उसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो अगर मैं लिखूं ऐसे, तो पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए गैसों के स्वरूप को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। आज के आगे लिखेगा वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, ठीक है, गैसों के स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो ये टर्म्स भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो आपका जैवमंडल क्या होता है, तो अब मैं अगर इसको बताना चाहूँ, ठीक है, तो देखो जैवमंडल में आपको समझा के बताना चाहूँगा। इन तीनों को अगर मैं बनाऊँ ऐसे, ये मेरा क्या हुआ, जलमंडल, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया जल। ये मेरा क्या हो गया, स्थल मंडल, और ये मेरा क्या हो गया, वायुमंडल। तो ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं, आप देखोगे तो देखो, अगर मैं बनाऊँ ये चीज़, तो आप देखोगे ये वाला एरिया जो है ना, ये वाले एरिया में तीनों चीज़ें मिल रही है, जहाँ जल भी है, स्थल भी है और वायु भी है, उसको हम बोलते हैं जैवमंडल, ठीक है। ये आपका स्थल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल, जलमंडल, इन तीनों का जहाँ पे मिश्रण होता है, जहाँ पे तीनों का मिलन होता है, वहाँ पे जीवन होता है। अगर इन तीनों में से कोई एक दोस्तों अगर अनुपस्थित रहेगा तो वहाँ जीवन संभव नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, अगर इन तीनों में से कोई भी एक अनुपस्थित रहेगा तो वहाँ पर जीवन होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मानव के लिए वहाँ पे रहना, मानव वहाँ पे नहीं रह सकता, या जैवमंडल क्या है, मुश्किल हो जाएगा, जैवमंडल होगा ही नहीं वहाँ पे। इन तीनों जहाँ मिलेंगे, इन तीनों की जहाँ उपस्थिति रहेगी, वहीं पे आपका क्या होगा, जैवमंडल बनेगा। जैव मतलब जैविक, जितने भी जीने वाले लोग हैं, जितने भी जीवित प्राणी है, प्राकृतिक चीज़ें, इन तीनों के मिलन पे ही क्या होता है, जैवमंडल का निर्माण होता है। अगर मैं किताबी भाषा की बात करूँ तो ऐसे सिंपल सा कह सकते हैं, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो जैव का मतलब ही सिंपल से हो जाता है क्या, जैविक या सजीव। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जैविक या सजीव। तो सजीव मंडल कहाँ मिलता है, जहाँ पे आपका जल होगा। अब एक बार सोच के देखिए, आप एक बार मिलन करके देखिए कि एक बार जल है, वायु है, लेकिन पृथ्वी नहीं है। कहाँ यहाँ पे जीवन संभव है आज के टाइम पे? आप ये देखो, अगर स्थल है, वायु है, अगर जल ही नहीं है तो क्या जीवन संभव है? पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। तो इसके बिना तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि पानी नहीं है तो जीवित कोई भी प्राणी नहीं रह सकता, पेड़ पौधे तक नहीं रह सकते, हम तो बात ही दूर की है। तो ये तो देखो क्लियर हो गया कि जल के बिना तो जीवन संभव नहीं है, हम पढ़ते हैं। वायु को अगर हटा दिया जाए, आपको ज़मीन दे दी जाए और जल दे जाए, क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ये भी आप कह सकते हो क्या वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। अब देखो, आपको मैं पानी दे दूँ और वायु दे दूँ, अगर ज़मीन नहीं हो तब आप क्या रह पाओगे? नहीं। आप समुद्र में आप पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकते। कैसे? अगर समुद्र में आप सपोज करो, आप कह सकते हो कि सर मैंने ढेर सारा सामान पैक कर लिया और मैं जाकर समुद्र में रहने लगा, लेकिन जो सामान आप पैक कर रहे हो वो कहाँ पे पैक किया? लैंड से ही तो लेके आया, जमीन से लेके आए। आप कह रहे हो जब जमीन रहेगी नहीं तो आप उगाओगे क्या, खाओगे क्या? पानी में तो कोई चीज़ उगेगी नहीं ना। तो आप ये चीज़ सोचिए, ठीक है। तो इन तीनों के बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है। तो ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों के स्वरूप का जहाँ मिलन होता है उसको हम बोलते हैं जैवमंडल। जैवमंडल को ही हम सजीव मंडल बोलते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक अनुपस्थित होता है, कोई एक नहीं है, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की समझाने के लिए। तो देखो, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक बार रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको बताया पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के कितने घटक है, 3 मैंने बता दिया था। प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया था भौतिक पर्यावरण, जो मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है, ये बताई मैंने टर्म। दूसरी टर्म ये बता दी। तीसरी मानव को हमने बताया कि पर्यावरण घटक है। फिर मैंने परितंत्र की बात की थी। परितंत्र क्या है? इन सबका जो मिलन होता है, मिश्रण होता है, जो हम क्रियाएं करते हैं सारे एक परितंत्र के अंदर करते हैं, एक सिस्टम के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके आगे हमने क्या पढ़ा? उसके आगे हमने पढ़ा स्थल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल के आगे हमने पढ़ा जल मंडल क्या होता है, वायुमंडल पढ़ा और जैवमंडल। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप ही क्या है? आपका जैवमंडल है, ठीक है। तो देखो, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो हमने यहाँ पे बिगिनिंग कर दी है अब, ठीक है। तो अगले लेक्चर में दोस्तों मिलते हैं। तो आशा कर रहा हूँ आपका वीडियो पसंद भी आ रहा होगा, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और आप लोग मन लगा के दोस्तों पढ़ते रहिए, सफलता
बहुत जल्दी मिलेगी। मैं एक ही चीज़ हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि देखो एक चीज़ है, आप खरगोश की चाल मत चलो, आप कछुए की चाल चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। एक फेमस पर्सन ने कहा है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल नहीं सकते तो क्या करिए, आप रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो क्राउलिंग, कुछ भी करते रहिए, मतलब लेकिन बढ़ते रहिए। ये है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम रुके ही रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ करना है। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो आप क्या करिए, टहलिए, टहल नहीं सकते तो आप रेंगिए। लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा ही बढ़िए। आप अगर थोड़ा सा भी एक दिन में इंप्रूवमेंट कर रहे हो अपने आप में, तो इसका मतलब है कि आप आगे तो बढ़ रहे हो। आप धीरे धीरे बढ़िए, लेकिन सतत प्रक्रिया के साथ अपने लगे रहिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच।